अभिवादन के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज विशेष भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं अनुज कुमार, जिन्होंने अभी हाल ही में SSCJE को कंप्लीट किया है। तो हम अपने YouTube चैनल साथ साथ अपनी संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। और अब हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे श्रोता को आप ये बताएं कि SSCJE इसका एक संक्षिप्त परिचय होता आखिर ये क्या है? एसएससी जनरली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होती है वो जी। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी विद्यार्थी होते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल बैकग्राउंड से जो भी आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जिस तरीके से SSCGL होती है, SSCHSL होती है, उसी तरह से ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी विद्यार्थी बिलोंग करते हैं। क्या इसके लिए बीटेक अनिवार्य रहता है? इसके लिए या तो आप बीटेक की डिग्री है आपके पास, या इसके इक्विवेलेंट ये है कि आप डिप्लोमा भी अगर किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन डिप्लोमा वाले कुछ ही डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाते हैं। उनके लिए उनको एक्सपीरियंस भी जरूरी होती है। जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जी जी। जैसे CPWD होता है जो कि जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है। तो जो पहला डिपार्टमेंट है CPWD, तो उनमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो सेकेंड डिपार्टमेंट है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उनमें क्या होता है कि वो लोग को डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा। या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा अनुज, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होता है इसमें अटेम्प्ट लिमिटेड है? एक स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट ले सकता है इसमें? इस एग्जाम में मेनली अटेम्प्ट लिमिटेड नहीं है, इनकी एक एज लिमिट है। उस एज लिमिट है। एक एज लिमिट के अंदर आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। क्या एज लिमिट है इसका? एज लिमिट जनरल के लिए, इसमें भी डिपार्टमेंट वाइज एज लिमिट होती है। कैटेगरी अगर आप CPWD के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एज लिमिट 32 ईयर्स की है, 32 ईयर की। और फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इसकी जो है 30 ईयर की एज लिमिट है। ये आपका जो अटेम्प्ट, आपने इसके लिए कितना इससे पहले अटेम्प्ट लिया था या फिर ये पहला था? मैं 2000 जिस वक्त कोविड का टाइम था, तो कोविड 2021 के टाइम में मैं एक बार, मतलब कि सीरियस अटेम्प्ट नहीं, मतलब लेकिन ये जानने के लिए कि सिलेबस इसका क्या है, किस प्रकार की है। हाँ, तो मैं एक बार अटेम्प्ट 2021 वाले 2020 का जो SSCJE था उसमें दिया था, और ये मेरा जो है फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। एग्जाम कैसे कैसे किन किन फेजों में होते हैं और इसके सामान्य पाठ्यक्रम क्या है? इस एग्जाम के मेनली 2 स्टेज में होते हैं। पहला स्टेज मेरा प्री होता है जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और प्री का सिलेबस क्या होता है? प्री का सिलेबस टोटल 200 मार्क्स का प्री होता है जी। आउट ऑफ 100 मार्क्स जो होते हैं हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड से जो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो 100 क्वेश्चन जो होंगे सिविल इंजीनियरिंग से होंगे, और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो होंगे मेरे रीजनिंग के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, और उसमें से 50 क्वेश्चन जो होंगे मेरे करंट अफेयर्स और GK GS के होंगे। यानी 50% आपके अपने जो आपने जो तैयारी जो भी किया है उसके होंगे, जो आपने पेपर चूज किया है। और 50% क्वेश्चन जो है सो आपके GK GS और रीजनिंग का होता है। ये जो है प्री 1 का है। और प्री 2 में जो मेनली 300 के क्वेश्चन होते हैं जी। और ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव है, आपको आंसर लिखने हैं वहाँ पे। तो उसमें से न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी भी होते हैं। तो यानी कि वो फुल्ली क्या होता है कि टेक्निकल बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें GK GS रीजनिंग की कोई अहमियत नहीं होती है। यानी बिल्कुल उसमें आपको जो है सो केवल आपका जो जिससे आपने पढ़ाई की है उसके ऊपर है, और 300 का। ये एक तरह से समझा जाए कि तो आप जैसे विद्यार्थी के लिए प्री स्टेज थोड़ा सा एक लगता है कि एक चुनौतीपूर्ण है, और सेकंड स्टेज चूंकि एक स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है कि जब आप टेक्निकल क्षेत्र में चले जाते हैं तो GK GS के साथ संतुलन स्थापित करना। अपना एक जो आपका आरंभिक पढ़ाई लिखाई हुआ और आप कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप दें। मेरा जो भी प्रारंभिक शिक्षा थी वो तो गांव में ही बीती। उसके बाद 10th अपने गांव का भी थोड़ा सा परिचय दें। गांव मेरा सैदपुर मिल्की समस्तीपुर, जो कि कृष्णायनपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। और जो हमारी 10th की परीक्षा थी गुलाब भोगना राय हाई स्कूल में हुई थी। और यही मतलब कि जो हमारे पटोरी शाहपुर पटोरी है, मैं हमेशा से शुरू से ही मतलब उमा सर के यहाँ मतलब सिंगल कोचिंग, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया कि मुझे ऐसे पढ़ना है। 10th तक यही पढ़ाई हुई। 10th के बाद इनके मार्गदर्शन के थ्रू मैं फिर 12 में पटना गया, और वहाँ पे 12 की शिक्षा जो है मैंने रामशरण राय पानापुर स्कूल वैशाली से किया। आफ्टर दैट मेरा जो है BTech जो है 2020 में कंप्लीट हुआ।
आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से। पढ़ने से अब फिलहाल अभी अनुज का, इससे अभी तो आपका एसएससी जेई भी हुआ है, लेकिन एसएससी जेई करने के साथ साथ अनुज की अभी पढ़ाई लिखाई क्या किस तरह की? मैं अभी करेंटली में मैं एसएससी जेई भी निकाला हूँ और साथ साथ मेरा जो है सो मैं आईआईटी पटना से मैं मास्टर्स भी अभी कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से कर रहे हैं हम। इसको एसएससी जेई को क्या माना जाए? एक पड़ाव आगे भी और मंजिल है, मतलब वहाँ एक ठहराव थोड़ा सा, या फिर मतलब आपके लक्ष्य कुछ जो हमारे श्रोताओं को साझा कर सके? ये जो एक तरह से है कि जो हमारी जो मेहनत होती है उसमें अगर रिजल्ट आता है तो हमारे अंदर एक बूस्टअप होता है। जी, लगता है कि एनर्जी ड्रिंक की तरह हो गया। उससे ये लगता है कि हाँ, अगर मेहनत कर सकते हैं तो हम चीजें को क्लियर कर सकते हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि हमने किया है और हमसे हो सकता है। यस सर। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा हो सकता है? अभी क्या आने को, यानी आगे की फ्यूचर प्लानिंग अभी निकट में 1-2 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर कोशिश करेंगे? तो आगे का प्लान ये है कि इस जॉब के साथ मुझे मतलब कि जॉब के साथ मैं दूसरे एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन करूं, और दूसरे एग्जाम जितने भी बीपीएससी आते हैं, यूपीएससी आते हैं, जो बीपीएससी जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो भी इंजीनियर्स के फील्ड के जो आते हैं, वो सब मेरा मेनली अभी टारगेट है कि मैं इसके साथ जो है उस एग्जाम को। चलिए, इसके लिए तो ढेर सारी शुभकामना हम देते हैं कि आपके जो लक्ष्य हैं उसमें आप उसमें अपना ध्यान देते रहें और पूरी एकाग्रता के साथ आप उसमें जुटे रहें। ईश्वर करे कि आपको उसमें सफलता मिले। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, आपने अभी बताया कि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है वो ग्रामीण क्षेत्र से रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने समय व्यतीत किया है, अपना बचपन जिया है, तो एक सामान्य विद्यार्थी के लिए क्या समस्या रहती है और क्या चुनौतियां हैं आज ग्रामीण क्षेत्र में? आपको लगता है जो अनुज ने देखा हो और आज भी वह अपने समाज में महसूस करता हो? ग्रामीण समाज में मेनली समस्या ये आती है कि जो गार्जियंस होते हैं वो अपने बच्चों पे उनको इंस्टेंट चाहिए कि हाँ, मतलब कि मैं 2 साल 3 साल इसको पढ़ाया और इंस्टेंट मतलब इसका मुझे तुरंत रिजल्ट आउटपुट वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि हाँ, मैं बच्चों पे 5 साल दे रहा हूँ, अगर बच्चे कुछ उसको सही डायरेक्शन कुछ पढ़ रहा है तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूँ। क्या इस तरीके का कोई दबाव अनुज पर भी था? आप महसूस कर रहे थे जहां अभिभावक ये देख रहे हो कि भाई आपके भी, जब भी आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है, तो क्या अनुज ने भी ऐसा महसूस किया? जी, मैं भी काफी जितने भी सराउंडिंग के थे, जैसे हमारे बैचमेट के कोई हो गए, कोई अलग सेटल हो गए, तो गार्जियन अभिभावक स्वाभाविक चर्चा करने लगते थे, तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके का रहा है और इस प्रकार। तो ये समस्या काफी ज्यादा आती है क्योंकि इंतजार सबसे नहीं हो पाता है। पेशेंस रखना सबसे बड़ी बात है। जिस फील्ड में जितना हम टाइम बिताएंगे उतना हमारे लिए अच्छा ही है। एग्जाम का रिजल्ट कब आया था? एग्जाम का रिजल्ट ये 24 मई को आया था। वो अनएक्सपेक्टेड था कि क्योंकि रिजल्ट पे स्टे लग गया था। अच्छा। हाँ, तो कुछ बच्चे ने प्रेफरेंस नहीं फिल किया था, तो उन्होंने मतलब केस फाइल किया था कि मुझे फिर से रीओपन करना था। तो किसी ने सोचा नहीं था कि रिजल्ट आएगा अभी। यानी आप भी नहीं सोच रहे थे कि अभी आने वाला है? हाँ, मैं भी नहीं सोच रहा था कि अभी आने वाला है। हम लोग आईपीएल मैच ही देख रहे थे लाइब्रेरी में बैठ के। अच्छा। चलो मुंबई। अचानक इसकी सूचना मिली? हाँ, तो जैसे ओवर खत्म होती है तो ऐड आते हैं, तो मैं सोचा कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या कुछ अपडेट है क्या। हाँ, तो मैं ऐसे टेलीग्राम खोला तो देखा कि अपडेट आया हुआ था। अच्छा। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि रिजल्ट आने को। हाँ, रिजल्ट आया। तो फिर वो चेक किया, फिर उन्होंने चेक किया कि आया सर। अच्छा, तो ये आपके लिए यानी 24 मई बताया आपने? यस सर, 24 मई का ये चीज था और आपके उसके बाद इस तरह का हुई। अनुज, स्वाभाविक है रिजल्ट की फीलिंग को साझा करना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी किस तरह की वो फीलिंग जब रिजल्ट आया और कैसी अनुभूति हो रही थी? रिजल्ट आने का सर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। पापा को फोन लगाया है कि हाँ, मतलब कि एक जैसे होता है कि वन डे जस्ट एक सेकेंड के अंदर आपको कुछ नहीं है, उस जस्ट 1 सेकेंड के बाद एक आप सरकारी ऑफिसर बन रहे हैं। हाँ। तो जो उसकी फीलिंग होती है काफी ज्यादा, मतलब कि मैं पापा को फोन लगाया, भैया को फोन लगाया, दीदी को फोन लगाया कि मेरा रिजल्ट आया, और परिवार में एक माहौल बन गया होगा खुशी का। पिताजी और बहन भाई सब लोगों ने जो है सो बधाई देने के साथ साथ खुशियां भी, एक खुशी का माहौल बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया में अपने भाई, अपने पिताजी, अपनी दीदी का एक पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक माहौल कैसा रहा आपकी तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान मतलब जो चीजें, अब भैया मतलब कि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ तो वो भी सिविल इंजीनियर हैं, तो वो चीजों को समझते थे कि हाँ, मतलब कि ये कर रहा है, इस तरीके की चुनौतियां। हाँ, उनको अपडेट मिलता था कि हाँ ये चीज कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस था कि हाँ ये बंदा कर लेगा। ठीक है, दीदी को भी विश्वास था कि हाँ छोटा है, ये कर लेगा, घर पे कोई प्रेशर नहीं, ये चीज कर लेगा। तो उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी दीदी तो काफी ज्यादा सपोर्ट की, ये चीजें शुरू से लेके अब तक जो है सो काफी ज्यादा।
अच्छा, यानी दीदी का सपोर्ट दीदी का सपोर्ट का साथ है। चलिए, तो सब लोगों को एक खुशी मिली और सबका सपोर्ट का एक तरह से समझा जाए कि ये रिजल्ट भले ही अनुज के हिस्से आया है, लेकिन इस रिजल्ट का हिस्सेदार थोड़ा थोड़ा सब लोग रहा है और इस प्रकार का इस तरीके का रहा है। अपने अब अंतिम रूप से हमें जो सुन रहे हैं, जो इस क्षेत्र को चाहते हैं कि हम चूज करें और जो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किए होंगे और एसएससी जेई को देना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप लिमिटेड रिसोर्स रखें कि हमको ये चीज़ पढ़नी है और आप उतना को बार बार रिपीटेशन मोड पे करें, क्योंकि मेनली एसएससी या तो वो सीजीएल की एग्जाम हो या सीएचएसएल की एग्जाम हो या जेई की एग्जाम हो, एसएससी मेनली जो है सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम है। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओनली कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मेमोराइज करना है चीजें और उसको जाके बस आप अपने को आप जब प्रीवियस ईयर पे आप जाते हैं बनाते हैं तो विश्वास भी पैदा होता है कि क्वेश्चन मुझसे बन रहा है। और उससे बड़ी बात क्या है कि एक कहते हैं ना मोमेंटम क्रिएट होता है, और जब मोमेंटम होता है तो लग जाता है कि जब आपके साथ जब फॉर्म चलाओ मोमेंटम आ जाता तो लग जाता है, सब कुछ लग जाता है। सफलता का शरीर यूं तो बहुतों के पास होता है, लेकिन जो मूल रूप से जहां पर अनुज की नजर जाती है पहले कि भाई अगर मतलब एक हर व्यक्ति का एक होता है कि इस कारण से इसका ज्यादा शरीर कम शरीर। हालांकि मैंने पहले बता दिया कि बहुत मुश्किल प्रश्न है, फिर भी इसके उत्तर देने पड़ते हैं, लोग पूछते ही रहते हैं कि आप अपनी सफलता का शरीर किसको देना चाहते हैं, तो कैसे कैसे अनुज इसको वितरित करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सफलता का श्रेय में सबसे ज्यादा योगदान तो गार्जियंस फैमिली का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। गार्जियन फैमिली के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जिनसे मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा में जहाँ से मैं शुरुआत किया हूँ, जिस वक्त मुझे को मतलब पढ़ने के लिए भी उतना पापा के पास पैसा नहीं होते थे कि हाँ पढ़ाऊँ, तो मैं वहाँ सर के यहाँ मतलब कि आया था। स्टार्टिंग से 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक 10th की शिक्षा ग्रहण किया। वहाँ से मुझे मतलब कि कभी कभी होता था कि मंथ के फी नहीं होते थे, फिर भी सर बोलते थे कि ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फी मैं नहीं देता था। तो 3-4 मंथ के बाद एक साथ भी कभी दे देता था सर को। हाँ। तो वहां से आने के बाद थोड़ा सा आइडिया लगा कि हाँ इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, इस फील्ड में मैं ये चीज। इंजीनियरिंग की सोच क्या याद है अनुज को? एक बच्चे एक अनुज जो आज भी मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ना जा रहा था तो सर ने मुझे जाके पटना खुद जाके एडमिशन करवाया था कोचिंग में। तो उस चीज मुझे आज भी याद है कि वो दिन हमारे साथ जैसे कि गए वहाँ पे एडमिशन करवाया, रूम दिलवाया था, चीज करवाया था। ये तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, और आपकी यात्रा लंबी भी हो, शैक्षणिक यात्रा भी, सार्वजनिक जीवन की भी यात्रा बहुत लंबी हो, और सार्वजनिक जीवन में आप उपलब्धियों को पाए और आपसे समाज हमारा बेहतर हो। इस आपका जो क्षेत्र है काफी उत्तरदायित्व कहा जा सकता है, दायित्व तो बहुत है इस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने दायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। तमाम शुभकामनाओं के साथ हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।